What are metamorphic rocks? स्टूडेंट्स, कोई भी रॉक जब इग्नियस रॉक्स या कोई सेडिमेंट्री रॉक हो या ऑलरेडी कोई मेटामॉर्फिक रॉक भी क्यों ना हो, जब वो किसी वजह से ज़मीन के अंदर चली जाती है और ज़मीन में जैसे जैसे डेप्थ का इजाफा होता है तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है और फिर एक पॉइंट पर आकर टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो जो रॉक अभी अभी डूबी होती है, सिंक हुई होती है, बड़ी हुई होती है, तो वो रॉक की जो है वो मिनरल्स या केमिस्ट्री या कॉम्पोजिशन जो है और टेक्सचर जो है वो अब चेंज होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस आपका कहलाता है मेटामॉर्फिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है, आप लोग देख लें इस चीज को। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंट्स इनटू हार्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बाय कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। हमने ये पिछले अपने लेक्चर में बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात की थी कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, सीमेंटेशन क्या होता है और कैसे सेडिमेंट्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक, the process occur once the sediments are buried under new sedimentary layers. ठीक है, we have talked about this. Thick accumulation of sediments and sedimentary rocks is made possible by a process called subsidence. ठीक है, ये subsidence का process कहलाता है जब एक के ऊपर एक आपकी layers जमा होती जाती है। As depth increases, temperature and pressure increase too. यानी जमीन के अंदर की बात हो रही है। At a certain depth, temperature and pressure are so high that it may affect the mineralogy, texture और chemical composition of rocks. ठीक है, कुछ भी तब्दील हो सकता है और इस तरह rocks जो है वो चेंज होती रहती है। Rocks undergo a process called metamorphism और ये process जो है metamorphism कहलाता है। Most metamorphic rocks are produced in the middle and lower crust at a depth of 10 to 30 kilometers. ज्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक्स स्टूडेंट कहाँ बनती है? क्रस्ट के लोअर पार्ट में या फिर बीच मिडिल पार्ट में, मिड पार्ट में बन रही होती है, क्रस्ट में ही बन रही होती है। ठीक है, ज्यादातर ये जो है इनकी जिस डिस्टेंस से बन रही होती है वो 10 to 30 किलोमीटर होता है सरफेस से नीचे जैसे आप जाएंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स लीड्स टू मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, हम ये बात कर चुके हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से मेटामॉर्फिज्म होता है। where shallow rocks are forced down to great depths। सही है, यही बात हम कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग एंड कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज ओरोजेनिक। माउंटेन्स का बनना ओरोजेनिक कहलाता है। But metamorphism can also occur at or near Earth's surface where rocks are in contact with hot magma. Contact metamorphism यही है। ठीक है, हमने इसके ऊपर अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि समटाइम्स जो है वो पानी की वजह से भी होता है ये, और समटाइम्स डायरेक्ट मैग्मा की वजह से भी हो रहा होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मिनरल्स जो है वो पकेंगी और पकने से मुराद ये है कि कुछ और अब बन के सामने आएगा, यानी मिनरल्स चेंज हो जाएंगे, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। The metamorphic grades of a rock refers to the pressure and temperature to which the rock has been subjected. जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ग्रेड बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ग्रेड बढ़ेगा। तो इसी तरह metamorphic rocks formed at relatively low pressure and low temperature have been subjected to a low grade metamorphism। जब कभी भी कोई मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी और थोड़े से प्रेशर और थोड़े से टेम्परेचर पे बन जाएगी तो वो मेटामॉर्फिज्म लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म कहलाएगा। जबकि दोज प्रोड्यूस्ड एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रिजल्ट फ्रॉम अ हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, अच्छा, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रॉक्स रिमेन सॉलिड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। सॉलिड होगी, चेंज होगी तो ही वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगी। अगर रॉक जमीन में कोई रॉक गई मेटामॉर्फिज्म के लिए, ठीक है, और अगर वो मेल्ट हो गई बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत ज्यादा डेप्थ में चली जाने की वजह से, अगर वो मेल्ट हो गई
तो अब वो मेल्ट चुकी हो गई, और अब जब वो रॉक जो उससे बनेगी, अब वो मेटामॉर्फिक नहीं कहलाएगी, वो अब इग्नियस कहलाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इग्नियस रॉक्स ही जो है वो मॉल्टन मैग्मा से बनती है। Rock metamorphism is driven by three factors that are described below: temperature, pressure and heated fluids, hydrothermal fluids या water। हमने ये भी बात की है कि मेटामॉर्फिज्म किसकी वजह से होता है, यानी रॉक्स की शक्ल जो है या मिनरल्स है वो किस वजह से चेंज होते हैं। वो टेम्परेचर की वजह से होते हैं चेंज, वो प्रेशर की वजह से होते हैं, और हीटेड फ्लूइड्स जो जमीन के अंदर फ्लूइड्स है या पानी कह लें, उसकी वजह से भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक चेंज होता है। अच्छा, मेटामॉर्फिक को ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर दो फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। एक टाइप मेटामॉर्फिक की कहलाती है फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और दूसरी कहलाती है नॉन फॉलिएटेड या ग्रेनोब्लास्टिक मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती है। फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, फॉलिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉलिएशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटामॉर्फिक रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्टेड प्रेशर। जब मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनके ऊपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टेड है, डायरेक्ट प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है, एक डायरेक्शन में है, तो क्या होता है, वो फॉलिएशंस बनाती है, बैंड्स बनाती है, उन रॉक्स में बैंड्स होते हैं। As the grade of regional metamorphism increases, foliation becomes more pronounced, the size of crystals increases. Foliated metamorphic rocks include the following common types, ठीक है, classified here from a lower to a higher grade of metamorphism। यानी ये सारी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, स्लेट, फिलेट, शिस्ट, नाइस, मैग्नेटाइट, और ये सारी फॉलिएटेड है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, एंड दीज आर फॉलिएटेड। और ये यहाँ पर इस तरह लिखी गई है कि स्लेट जो है वो आपकी बनी है लोअर ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म से बनी है, यानी इनके ऊपर प्रेशर कम था और टेम्परेचर इसके ऊपर कम था स्लेट पर। फिलेट पे उससे ज्यादा, शिफ्ट पे और ज्यादा, नाइस पे इससे ज्यादा, और मैग्नेटाइट पे सबसे ज्यादा। लोअर टू हायर ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। Foliation becomes more conspicuous as the grade of metamorphism increases from slate to, ठीक है, यही बात है यहाँ पर। हाँ, in nice minerals are segregated into distinct lighter and darker bands। यानी बहुत ज्यादा क्योंकि यहाँ नाइस में सबसे ज्यादा जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर आ रहा है, तो वाज़ेह तौर पर लाइटर एंड डार्कर बैंड्स देखे जा सकते हैं। इसी तरह मैग्नेटाइट बेंडिंग बिकम्स मोर डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इतना ज्यादा कि अब वो रॉक पिघलने के करीब आ जाती है। ये देखें, ये स्लेट है, ये फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है, फिलेट, इसमें आप बैंड्स देख सकते हैं। शिस्ट और नाइस में देखें कितने वाज़ेह बैंड्स है, डार्कर एंड लाइटर। ये क्योंकि डायरेक्टली एक टेम्परेचर प्रेशर पड़ रहा होता है रॉक पर, तो इस तरह के इसके ऊपर परपेंडिकुलर प्रेशर पड़ रहा होता है, तो इनके ऊपर बैंड्स आ जाते हैं। ये क्वार्ट्जाइट और मार्बल, ये नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, यानी इनके ऊपर डायरेक्टेड प्रेशर नहीं बन रहा, पड़ रहा डायरेक्टेड प्रेशर नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई बैंड या कोई लेयरिंग नजर नहीं आएगी। मार्बल जो आप यूजुअली देखते हैं वो रॉक से हासिल किया जाता है, और वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी पहले वो कोई और रॉक थी, फिर वो जमीन में गई, इसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा और वो चेंज होकर मार्बल बन गया। लाइमस्टोन, चूना, चूना जो होता है, चूने का जो पहाड़ होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, वो जब मेटामॉर्फिक की प्रोसेस से गुजरती है तो वो मार्बल बनाती है। ये देखिए, ये शेल है, शेल स्लेट बनाता है। स्लेट आपकी क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है।
और ये कैसे बनी, जब इसको टेम्परेचर और प्रेशर मिला यानी मेटामॉर्फिज्म हुआ तो स्लेट बन गई। शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है और वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। लाइमस्टोन मार्बल बन गई, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट बन गई। इसी तरह ग्रेनाइट जो है वो नाइस बन गई। ग्रेनाइट याद रखें कि एक इग्नियस रॉक थी और ग्रेनाइट से अब वो इग्नियस रॉक जब टेम्परेचर और प्रेशर पे आई तो उसने नाइस एक मेटामॉर्फिक रॉक बना ली। स्टूडेंट ये तो आपके जो लेक्चर से ये हमने डिटेल में पढ़ा कि व्हाट आर रॉक्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रॉक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन रॉक की एज को कैसे डिटरमाइन किया जाता है और एज मालूम करने से क्या हुआ, क्या फायदे हासिल हुए हमें। तो द एज ऑफ द रॉक्स एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एजेस, यानी एक तो होती है एब्सोल्यूट जो बाकायदा एज है, करेक्ट एज होती है, और एक होती है रिलेटिव। हमने इसके ऊपर क्लास में बात की थी कि रिलेटिव इट्स बेसिकली इन कंपैरिजन टू विद अनदर, यानी कौन सी रॉक कितनी पुरानी है एक्सेट्रा इस तरह। और एब्सोल्यूट उसकी जो वाकई एब्सोल्यूट है एज वो मालूम करना। द इश्यू ऑफ टाइम इज सेंट्रल टू अर्थ साइंस। टाइम का इशू कि कौन सी चीज कब बनी हमेशा से हमें कहाँ मिल रहा है। Geologists want to know how old rocks are and how long it takes for geological processes to occur. Geologist को हमेशा से यही कंसर्न रहा है कि चीज़ें कितनी पुरानी हैं, कैसे बनी, कब आई। इसी ये क्यूरियोसिटी ने ही जो है वो आपकी अर्थ की एज 4.6 बिलियन ईयर्स जो है वो मालूम करके दी। इसी तरह जो आपकी यूनिवर्स की एज है वो भी इन्हीं अंदाजों से पता लगाई गई। Until the 20th century, the discovery of radioactivity, geologists could only weather अच्छा ठीक है, 20th century तक जो रेडियो एक्टिविटी उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी, तो तब तक जो है जियोलॉजिस्ट सिर्फ ये बता सकते थे कौन सी रॉक पुरानी है और कौन सी रॉक नई है। फिर इसको कहते हैं रिलेटिव एज, ठीक है। फिर जो है वक्त के साथ साथ क्या हुआ, 20th सेंचुरी में रेडियोमेट्रिक डेटिंग का जो है वो प्रोसीजर डेवलप हो गया और फिर उससे हमने एब्सोल्यूट एज ऑफ द रॉक्स मालूम कर ली। द रिलेटिव एज ऑफ रॉक्स कैसे मालूम, यानी ये कैसे पता लगाया जाता था कि कितनी पुरानी, कौन सी रॉक पुरानी है कौन सी नई है। तो इसको कहते हैं स्ट्रेटिग्राफिक प्रिंसिपल्स। स्ट्रेटिग्राफी इज द स्टडी ऑफ सेडिमेंट्री लेयर्स और स्ट्रेटा। स्ट्रेटिग्राफी क्या चीज होती है, जो सेडिमेंट्री लेयर्स होती है उनकी स्टडी स्ट्रेटिग्राफी कहलाती है। इसके फाउंडर एक डेनिश साइंटिस्ट निकोलस स्टेनो थे और वो अपने फॉसिल्स के हवाले से भी उनकी जो है वो स्टडीज थी। देख लेते हैं कौन सा फॉसिल था जिसकी इन्होंने स्टडी की थी। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज स्टडी ऑफ द फॉसिल Glossopteri, which he correctly identified as fossilized shark teeth, a notable achievement at a time when the true nature of fossils was poorly understood. ये इनका फॉसिल जो इन्होंने स्टडी किया उससे जो है ये साइंस की दुनिया में या जियोलॉजी की जो दुनिया है उसमें बहुत तरक्की हुई। फॉसिल्स के बारे में फिर पता लगाया गया, फॉसिल्स और जो है उनकी सर्चिंग की गई और फॉसिल्स की मदद से जो है वो भी एज मालूम करने में फॉसिल्स ने भी अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो क्या है इसके स्ट्रेटिग्राफी के रूल्स क्या हैं, कैसे वो करते हैं पता। प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टैलिटी और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेयर्स जो बनती जाती है स्टूडेंट्स एक के ऊपर एक, बस उनको काउंट करते थे और इस तरह जो है वो स्ट्रेटिग्राफी की जाती थी। इसके अलावा बायो स्ट्रेटिग्राफी क्या है, नाम से जाहिर है स्ट्रेटिग्राफी बायो मीन्स लाइफ। तो बायो स्ट्रेटिग्राफी इज द ब्रांच ऑफ स्ट्रेटिग्राफी की ब्रांच है which uses fossils to correlate sedimentary rock and find out their relative age। ठीक है, फॉसिल की मदद से उन्होंने फिर जो है वो एक अंदाजे लगाए कि ये रॉक इतनी पुरानी है। एब्सोल्यूट एज कैसे स्टूडेंट्स मालूम की गई। एब्सोल्यूट एज
रेडियोमेट्रिक मेट्रिक तरीकों से मालूम की गई। ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहलाती है। When the geologic time scale was established in the 19th century, geologists did not know the duration of each period. 19th century में जो geological time scale बनाया था उसमें साइंटिस्ट को उसके पीरियड्स का नहीं पता था, अंदाजे से बनाया था, तो प्रिसाइजली अर्थ की एज क्या थी ये पता लगाना नामुमकिन था। ये जानने का कंसर्न सिर्फ साइंटिफिकली नहीं था बल्कि रिलीजियसली भी था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके हिसाब से अर्थ की जो हिस्ट्री मिलती थी वो चंद हजार साल पुरानी मिलती थी, तो इसलिए रिलीजियसली भी ये जानना ज़रूरी था कि अर्थ कितनी पुरानी है। तो फिर सॉल्यूशन कब आया स्टूडेंट? जब 1985 में फ्रेंच साइंटिस्ट ने हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियोएक्टिविटी डिस्कवर कर ली। फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में एक फिजिसिस्ट अर्नस्ट रदरफोर्ड ने क्या की, एक टेक्निक निकाली रेडियो एक्टिव डीके की, जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहलाती है। फिर इस रेडियोमेट्रिक डेटिंग की बेस्ड पर अमेरिकन जियोकेमिस्ट नेम क्लेयर सी पैटरसन ने क्या किया, अर्थ की एज डिटरमाइन करके दी, जो कि 4.56 बिलियन ईयर्स है 1950s में। बेसिक प्रिंसिपल क्या है रेडियोमेट्रिक डेटिंग का कि स्टूडेंट्स जो आइसोटोप्स होते हैं, एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनके आइसोटोप्स में क्या होता है वो आपने केमिस्ट्री में अच्छी तरह आपको नोहा होगी कि ये आइसोटोप्स क्या होते हैं। इनके क्या होते हैं, प्रोटॉन्स सेम नंबर होता है प्रोटॉन का, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स देख लेते हैं क्या होते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर आइसोटोप्स विच स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट, टूट जाते हैं, डीके हो जाते हैं इनटू डिफरेंट एलिमेंट। यानी पेरेंट आइसोटोप जो है वो डॉटर आइसोटोप्स में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। In a rock containing a certain amount of given radioactive isotope, the concentration of the element produced by radioactive decay increases with time and can be used as a natural clock to determine the age of the rock. This can work only if the rate of radioactive decay is known and does not vary in time. हमें क्या होता है, हमने एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के क्या किया है, हाफ लाइफ मालूम करके रखी हुई, यानी उनकी कि वो कितने अरसे में टूटता है, 2 में। तो फिर क्या होता है कि डेटिंग में क्या करते हैं, आप सैंपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डॉटर आइसोटोप मौजूद है। तो डॉटर आइसोटोप जितने मौजूद होंगे उससे आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि इनिशियली पेरेंट आइसोटोप कितना पुराना है, क्योंकि ये आपको नोन है कि कितनी सालों में या कितने दिनों में कितने टाइम में टूटता है, तो आप वो टाइम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये है द रेट एट विच द रेट, सॉरी ये मैं इरेज कर देती हूँ। The rate at which a radioactive isotope parent atom disintegrates into another atom element daughter atom, यानी एक टूट के 2 बनता है, is expressed by its half life, और वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कार्बन है, इसकी हाफ लाइफ अगर फॉर एग्जांपल 10 इयर्स है, तो जब 10 साल होंगे तब कार्बन टूट के अपने 2 डॉटर एटम बनाएगा। फिर आप डॉटर एटम काउंट कर लेते हैं कितने हैं सैंपल लेकर, और फिर उससे आप एक्चुअल कार्बन मालूम कर लेते हैं। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सालों में ये टूटा है, तो इसका मतलब ये रॉ कितने साल पुरानी है। The half life of a radioactive isotope in the time it takes for half of the its initial amount to decay into daughter atom, ठीक है। ये आपका जो है ग्राफ देखें, इसको समझने की कोशिश करिए। आपका टाइम स्केल है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये आपका
ओरिजिनल एलिमेंट आइसोटोप है, ठीक है। ये जैसे जैसे इसकी एक हाफ लाइफ गुजरी तो ये 1 से 2 हो गया, 2 में टूट गया। फिर उसकी उतनी हाफ लाइफ दोबारा गुजरी तो अब वो जो 2 थे अब वो कितने हो गए, 4 हो गए। यानी वो जो इनिशियल 1 था अब उसके कितने हो गए, 4 हो गए। फिर इसी तरह एक और उसकी हाफ यानी 10 साल और गुजरे तो अब क्या हुआ, वो 4 से कितने हो गए, वो एक एक 2 में टूट रहा है। और जो वो इनिशियल वाला आइसोटोप था वो अपना 1/8 पार्ट रह गया। फिर इसी तरह आगे जैसे जैसे जाएंगे इनिशियल वाला खत्म होता जाएगा और जो है नए डॉटर्स जो हैं वो ज्यादातर बनते चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप डॉटर एटम्स की बात करें तो वो शुरू में कम होंगे और जैसे जैसे हाफ लाइफ गुजरती जाएगी वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए, फिर 16 हुए, ठीक है। जो मेजर मेन पेरेंट है वो कम होता जाएगा और जो डॉटर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। आपने क्या करना है, आप अगर यहाँ देखें फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्टेज पर डिटरमाइन कर रहे हैं किसी रॉक की लाइफ, तो आप यहाँ जितने डॉटर एटम थे आपने उनको काउंट कर लिया और फिर फॉर्मूलाज की मदद से, ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से क्या करेंगे आप इनिशियल जो था ना वो मालूम कर लेंगे कितना था। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो है आप टाइम देख लेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर किसी रॉक में आपको 4 मिलते हैं डॉटर सेल, 4 तो नहीं, करोड़ों की बात है, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए मिसाल ले लेते 4 मिलते हैं, तो आपको वो 4 कैसे मिले कि आपने देखा कि आइसोटोप कौन सा है, आपने देखा कि कार्बन का आइसोटोप है, तो आपने क्या किया 4 मिले तो इसका मतलब ये है कि 4 पहले 2 थे तो 10 साल पहले 2 थे और 2 पहले 1 था, तो यानी 10 साल पहले और 1 ही था, तो टोटल 20 साल हुए। 20 साल पहले एक एटम, एक आइसोटोप था कार्बन का और 20 साल बाद 4 है। तो इस तरह आपको उस रॉक की एज पता चल गई कि 20 ईयर्स ये रॉक पुरानी है, राइट। डिफरेंट आइसोटोप्स हैव डिफरेंट हाफ लाइफ्स, सही है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 disintegrates into नाइट्रोजन 14 एंड हाफ लाइफ कितनी है 5730 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है। यानी C14 2N14 में कन्वर्ट कब होगा, जब उसको 5730 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद एक 14 कार्बन 2 14N में कन्वर्ट होगा। तो अगर आपको 4 14N मिल रहे हैं किसी रॉक में तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि ये रॉक कितनी पुरानी है। इस 5730 को आप डबल कर लें तो समहाउ ये बनते हैं 10 11 12 साल, 12,000 साल पुरानी कोई रॉक है, ठीक है। इसी तरह another example of is 87 RB which disintegrates into 87 strontium SR and a half life of 49 billion years। एक जो है RB 87 दो SR 87 में कब डिसइंटीग्रेट होता है, कब टूटता है, 49 बिलियन ईयर्स गुजरने के बाद। कैन यू इमेजिन दैट। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा काम इससे नहीं है, हमारा काम जो है वो ज्यादातर हम कार्बन डेटिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप जो है वो एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ये एक तरीका है। यहाँ बहुत डिटेल में हमने नहीं बताया, बस सरसरी इसको डिस्कस किया है कि ये कैसे होता है। अच्छा ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है। ये दिखाने का मकसद यहाँ ये है कि पाकिस्तान में हर तरह की रॉक्स पाई जाती है, जो रॉक्स आपने भी पढ़ी हैं। लेकिन एज यू नो कि हमारे पास पूरी दुनिया में ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ऑन द सरफेस। तो अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें हमारे, तो क्या होता है, हिमालयन रीजन में आपके पास जो ज़्यादातर है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, जैसे नाइस, शेस, स्लेट, रफेलेट, ठीक है। और मार्बल भी आपका हिमालयन रीजन में ज़्यादा है।
इसी तरह अगर आप यहाँ की बात करें, देर सवात, चित्राल, गिलगित, चगाई, लास बेला और नगर पारकर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इग्नीस रॉक जैसे ग्रेनाइट, डायोराइट, गेब्रो, ये सब कुछ जो है वो कॉमन मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड द एज ऑफ द, हाउ टू डिटरमाइन द एज ऑफ द रॉक्स।